बैक टू एनजी कॉन अकेडमी स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी में जो पहली चीज है वो है हमारे पास वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क को हम फिजिक्स में डिफाइन करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वर्क। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी, या इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अगर हमने इस थीटा के कॉन्सेप्ट को समझना है तो इस तरह से कंसिडर करते हैं कि एक बॉक्स पड़ा हुआ है और उसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और वो मूव जो है वो इस तरह से कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक एंगल आ गया, तो यहां पर वर्क होगा हमारे पास एफ डी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास सिंपल वर्क का कॉन्सेप्ट। अच्छा, वर्क को अगर हम लें तो वर्क जो है वो है हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वो क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। और वर्क का जो एसआई यूनिट है वो है हमारे पास जाउल, और इसका जो सीजीएस यूनिट है वो है अर्ग। और 1 जाउल जो है वो होता है 10⁻⁷ अर्ग्स के, या 1 अर्ग को मैं लिख सकता हूं 10⁻⁻7 जाउल्स के। अच्छा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वर्क की। तो मैक्सिमम वर्क तब होता है हमारे पास जब एंगल जो है वो होता है 0 डिग्री, और मैक्सिमम वर्क की इक्वेशन बन जाती है एफ डी कॉज ऑफ 0 डिग्री, जो कि होता है एफ डी। तो वर्क मैक्सिमम की इक्वेशन होती है एफ डी। और मिनिमम वर्क कब होता है? जब हमारे पास एंगल 90 डिग्री होता है, और इक्वेशन चेंज होके कुछ इस तरह से हो जाती है कि एफ डी कॉज ऑफ 90 डिग्री, जो कि बनता है 0। तो मैक्सिमम वर्क हमारे पास होता है एफ डी के इक्वल, और मिनिमम वर्क होता है 0 के इक्वल। ठीक है, आगे जाते हैं और देखते हैं रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वर्क देख लेते हैं। अच्छा जी, मैक्सिमम वर्क की इक्वेशन हमने देख ली कि इक्वल है एफ डी के, और वर्क की इक्वेशन है हमारे पास एफ डी कॉस थीटा के। तो अगर मैं इनका रिलेशन निकालना चाहूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि वर्क इज इक्वल टू वर्क मैक्स कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, अच्छा, अब इस इक्वेशन से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? इस इक्वेशन से स्टूडेंट्स हम निकाल सकते हैं कि 30 डिग्री पे, या चलें 0 डिग्री से शुरू करते हैं। तो 0 डिग्री पे मैक्सिमम वर्क और वर्क का रिलेशन क्या होगा? तो जब एंगल 0 डिग्री होगा तो वर्क और मैक्सिमम वर्क इक्वल हो जाएंगे। जब एंगल 30 डिग्री होगा तो क्या होगा कि वर्क इज इक्वल टू वर्क मैक्स कॉज ऑफ 30। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा कि वर्क विल बी 0.86 ऑफ मैक्सिमम वर्क, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 86% ऑफ मैक्सिमम वर्क। फिर 45 डिग्री की अगर बात की जाए तो 45 डिग्री पे जो वर्क है वो हो जाएगा 0.707 ऑफ मैक्सिमम वर्क, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि वर्क इज इक्वल टू 70% ऑफ मैक्सिमम वर्क। फिर अगर बात की जाए 60 डिग्री की, तो 60 डिग्री पे कॉस हाफ के इक्वल हो जाता है। तो इसलिए मैं लिख सकता हूं कि वर्क इज इक्वल टू 0.5 ऑफ मैक्सिमम वर्क, या वर्क इज इक्वल टू 50% ऑफ मैक्सिमम वर्क। और फाइनली आ जाता है हमारे पास 90 डिग्री एंगल। तो 90 डिग्री पे होता है cos 0, तो cos क्या हो जाता है? 0 पे वर्क हमारे पास 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास रिलेशन बिटवीन वर्क एंड मैक्सिमम वर्क एट डिफरेंट एंगल्स। ठीक है, आगे जाते हैं और थोड़ी सी बात कर लेते हैं अब हम वर्क के अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 वर्क की इन अ सेम सिनेरियो। ठीक है, तो पॉजिटिव, नेगेटिव या
0 वर्क इन अ सेम सिनेरियो। तो शुरू करते हैं जी वर्क से, कि वर्क की अगर हम बात करें तो वर्क जो है वो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है, और वर्क हमारे पास 0 भी हो सकता है, और एक ही सिनेरियो में भी ये सब पॉसिबल है। और ये चीज समझाने का मकसद क्या है आपको, कि एमसीक्यूज एक ही दिया होता है, लेकिन उसमें एक वर्ड की चेंज की वजह से क्या होता है, सारा का सारा एमसीक्यू डिफरेंट हो जाता है। आगे एग्जांपल दूंगा, समझाऊंगा। अच्छा, पॉजिटिव वर्क कब होता है, जब थीटा जो है वो हमारे पास 0 से ग्रेटर हो लेकिन 90 से जो है वो लेस हो। तो इस तरह मैं लिख सकता हूं कि 0 से लेके 90 डिग्री के बीच के जो एंगल्स हैं उसमें वर्क पॉजिटिव होता है। 90 से लेके जो है वो 180 तक, 90.1 से लेकर 180 डिग्री तक जो है वो हमारे पास वर्क नेगेटिव होता है, और 0 वर्क होता है हमारे पास जब एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। ठीक है। अच्छा, अब इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है। पहली एग्जाम्पल के, एक गाड़ी है हमारे पास और उसका इंजन उस पे फोर्स लगा रहा है इस तरफ। तो ये मैंने लिख दिया, एफ ई जो है वो है फोर्स ऑफ इंजन, और गाड़ी मूव भी कर रही है इस तरफ, यानी कि उसकी डिस्प्लेसमेंट भी है इस तरफ। और मैं कहता हूं जी कि वर्क डन बाय इंजन जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूसरा क्या केस है, कि दूसरे केस में हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, लेकिन उसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है वो है पीछे की तरफ, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा गाड़ी के मोशन को रोकने की कोशिश करती है। तो अब मैं कहता हूं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन। और आखिरी चीज क्या है, कि गाड़ी जो है वो आगे की तरफ ही जा रही है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट उसकी इसी तरफ है, लेकिन मैं कहता हूं वर्क डन बाय वेट ऑफ अ बॉडी। ठीक है। तो अब ये देखें, तीनों सवालों में गाड़ी का मोशन आगे की तरफ है। ठीक है, लेकिन तीनों सवालों में छोटा छोटा फर्क है, कि वर्क डन बाय वेट, एक में पूछा हुआ है वर्क डन बाय इंजन, दूसरे में पूछा हुआ है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और तीसरे में पूछा हुआ है वर्क डन बाय वेट ऑफ अ बॉडी। अब तीनों को जरा देखते हैं। तीनों को अगर हम देखें तो पहले वाले केस में इंजन की फोर्स राइट साइड पे है और डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो राइट साइड पे, यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0, और वर्क डन हो जाएगा हमारे पास एफ डी कॉस ऑफ 0 या एफ डी के इक्वल। अगर दूसरे केस में बात की जाए तो दूसरे केस में जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो है लेफ्ट साइड पे, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है राइट साइड पे, यानी कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 180 डिग्री। तो अगर मैं वर्क की बात करूं तो वो हो जाएगा एफ डी कॉस ऑफ 180, कॉस ऑफ 180 होता है हमारे पास -1, और ये हो जाएगा माइनस एफ डी। फाइनली अगर थर्ड की बात की जाए तो वेट ऑफ अ बॉडी है डाउनवर्ड, जबकि बॉडी मूव कर रही है राइट साइड पे। तो इस केस में अगर मैं देखूं तो एंगल कितना है, 90 डिग्री, और ये हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ 90। कॉस ऑफ 90 होता है हमारे पास 0, और इस केस में वर्क हो जाएगा 0। तो यहां पर आप देखें स्टूडेंट्स के एक ही सवाल में 3 डिफरेंट आंसर आते हैं बेस्ड ऑन कि आपसे पूछा हुआ क्या है। ठीक है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। बकेट की एग्जांपल है, काफी बार हमने ये सुनी भी है। तो बकेट की एग्जांपल को देखते हैं कि कैसे होगी। अब इस तरह से है स्टूडेंट्स के, मैं कहता हूं कि एक बंदा है और वो एक बकेट को ऊपर की तरफ उठाता है। ठीक है। इस केस में भी एक बंदा है और वो उस बकेट को ऊपर की तरफ ही उठाता है। यहां पर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि वर्क डन बाय मैन, यहां पर मैं आपसे पूछ लेता हूं वर्क डन बाय वेट ऑफ अ बॉडी। और थर्ड केस में क्या है कि मैं कहता हूं कि ये बंदा जो है, ये बंदा इसको आगे की तरफ लेके जा रहा है, और यहां पे मैं आपसे पूछ लेता हूं वर्क डन बाय वेट
या मैन, दोनों पूछ लेता हूं। अब अगर आप फर्स्ट केस में देखें तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो है ऊपर की तरफ, और जो बंदा फोर्स अप्लाई कर रहा है वो भी है ऊपर की तरफ, यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, और वर्क होगा मेरे पास प्लस एफ डी। अगर मैं इसकी बात करूं तो वेट ऑफ अ बॉडी जो है वो डाउनवर्ड है, जबकि हम इसे मूव किधर कर रहे हैं, अपवर्ड। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, और वर्क हो जाएगा मेरे पास माइनस एफ डी। जबकि अगर थर्ड केस में देखूं तो चाहे मैं फोर्स ले लूं या चाहे मैं वर्क ले लूं, डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि थीटा जो है वो 90 डिग्री है, और जब थीटा 90 होगा तो वर्क डन होगा हमारे पास 0। ठीक है। फाइनली 0 वर्क की एक और एग्जांपल आप लोगों को मैं यहां पे करा दूं तो 0 वर्क की एक और एग्जांपल है ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन। मैं कहता हूं कि एक बॉडी जो है वो सर्कल में चल रही है, इट डजेंट मैटर कि हाफ सर्कल है, क्वार्टर सर्कल है, अगर एक बॉडी का कर्व पाथ है और आपसे सवाल किया जाता है कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो ऑलवेज जो है वो 0 होगा। उसका रीजन क्या है कि बॉडी की जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो होगी टुवर्ड सेंटर, और उसकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगी 90 डिग्री पे। तो एंगल जो है इसमें हमेशा 90 डिग्री बनेगा, और वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। तो वर्क डन इन अ सर्कुलर पाथ इज ऑलवेज 0। रीजन क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो आई होप कि ये वर्क का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे हम जाते हैं वर्क के नेक्स्ट लेक्चर में, थोड़ा वेक्टर सॉल्व में और एक इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स आते हैं और ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ वर्क पे। अच्छा जी, तो अब हम आ जाते हैं थोड़ी सी वर्क की प्रॉब्लम्स पे, जो कि अभी हमने पढ़ा है उनसे थोड़ी सेपरेट है। तो सबसे पहली आ जाती है वेक्टोरियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। विक्टोरियल प्रॉब्लम्स इस तरह से होंगी, एक सवाल के साथ जाते हैं ताकि उसको समझ सकें और सॉल्व कर सकें। सवाल कुछ इस तरह से होगा कि अ फोर्स ऑफ 2i प्लस 3j माइनस 2k न्यूटन acts on a body to move it from 3i plus 2j meter to 5i plus 5j minus 6k मीटर, फाइंड द वर्क डन बाय द बॉडी। ठीक है, ये सवाल है, बहुत इजी सवाल है। अगर आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट याद होगा तो ये आप लोगों के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, अब अगर हम कहें कि वर्क डन क्या है, तो वर्क डन इक्वल होता है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इस सवाल में देखें तो फोर्स तो यहां पर हमें डायरेक्टली गिवन है इस फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट जरा सी हमने फाइंड करनी है। डिस्प्लेसमेंट को हमने फोर्स एंड मोशन में पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल होती है R2 यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन के। तो सबसे पहले हम R2 माइनस R1 फाइंड कर लेते हैं। तो R2 माइनस R1 इक्वल हो जाएगा मेरे पास 5i प्लस 5j माइनस 6k जो कि फाइनल पोजीशन है, माइनस 3i प्लस 2j। तो माइनस के लिए हम साइन रिवर्स कर देते हैं, तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 2i प्लस 3j माइनस 6k। तो अब अगर स्टूडेंट्स हम देखें तो हमारे पास फोर्स भी आ गई और डिस्प्लेसमेंट भी आ गई। फोर्स क्या है हमारे पास, फोर्स हमें दी हुई है 2i प्लस 3j माइनस 2k। अब सिंपली हमने क्या करना है कि वर्क की इक्वेशन में फोर्स की वैल्यू डालनी है, यानी कि 2i प्लस 3j माइनस 2k, और जो डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड की है 2i प्लस
3j माइनस 6k, और इसका मैंने डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना है। अब डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या है कि मैं i को i से मल्टीप्लाई करूंगा, j को j से मल्टीप्लाई करूंगा, और k को k से मल्टीप्लाई करूंगा, और i मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा, j मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा, और k मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा। तो मैं इस तरह से लिख लूंगा। तो ये हो जाएगा 4 + 9 + 12, जो कि मेरे पास हो जाएगा 25 जूल्स। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर का सवाल आए आप लोगों को, ये एक वो सवाल है जिसमें मैंने आपको डबल डिस्प्लेसमेंट दिया। यूजुअली आपको इंट्री टेस्ट में डबल डिस्प्लेसमेंट वाला सवाल नहीं आएगा, सिंगल आएगा कि एक फोर्स की वैल्यू दी होगी, एक डिस्प्लेसमेंट की, और आपसे पूछा होगा कि वर्क डन फाइंड कर लें। तो वर्क डन सिंपली आप डॉट प्रोडक्ट के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो है वो है हमारे पास इंटीग्रेशन के सवाल आ जाते हैं। ठीक है, अब मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं, जो इंजीनियरिंग के हैं, उनके लिए वो सवाल बिल्कुल मुश्किल नहीं होते, लेकिन जो हमारे पास मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए वो सवाल काफी मुश्किल होते हैं। और लास्ट टाइम तकरीबन हर अल्टरनेट पेपर में ऐसे सवाल आ रहे थे। ठीक है, तो सवाल क्या है और उसको सॉल्व कैसे करना है, मैं एक शॉर्टकट सा सिखाऊंगा आप लोगों को। सवाल इस तरह का आया हुआ था लास्ट टाइम कि अ फोर्स ऑफ 7 - 2x + 3x square Newton acts on a body to move it from position x is equal to 0 to x is equal to 5। ये सवाल आया हुआ था। ठीक है, अच्छा, अब इस सवाल में आप लोगों ने करना क्या है। इस सवाल में स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन नहीं सिखा रहा, इसलिए अगर कोई स्टूडेंट बाद में मुझे कहे कि सर आपने इंटीग्रेशन गलत तरीके से की है, हमारा काम तरीका नहीं है, हमें यहां पर स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलते, हमें यहां पर आंसर निकालने के मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो हमने बेसिकली आंसर निकालना है। आंसर कैसे निकालना है वो देखें आप लोग। आंसर इस तरह से निकालना है कि आप लोगों ने लिखना है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में यहां पर आप लोगों को x का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप लोगों ने लिख देना है फोर्स इनटू x। ठीक है, अब फोर्स क्या है, फोर्स है आप लोगों के पास 7 - 2x + 3x स्क्वायर इनटू आपने लिख देना है x। अब ये x जब बाकी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 7x - 2x स्क्वायर + 3x क्यूब। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने यहां पर x की पावर्स को देखना है। ठीक है, ये आपने देखना है x की पावर्स को। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो x की पावर 1 है, तो आपने इस फिगर को डिवाइड कर देना है 1 से। यहां पर x की पावर 2 है, तो आपने यहां पर इसको डिवाइड कर देना है 2 से, और यहां पर x की पावर 3 है, तो आपने इसको डिवाइड कर देना है 3 से। फाइनल स्टेप आपने देखना है कि आपको x की वैल्यू क्या दी हुई है। तो x की वैल्यू आपको दी हुई है 5 - 0 यानी कि 5। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि सिंपली x की वैल्यू पुट करनी है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 7 × 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 × 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 × 5 क्यूब डिवाइडेड बाय 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 135 जूल्स। ठीक है, तो इस तरह से सवाल सॉल्व करते हैं। अगेन एक और सवाल करते हैं ताकि आप लोगों को मजीद अच्छे तरीके से समझ आ जाए। एक और सवाल दिया हुआ था, ये मैं आपको पास्ट पेपर्स की सवाल करा रहा हूं कि अ फोर्स ऑफ 0.5x plus 10 Newton acts on a body to move it from x is equal to 0 to x is equal to 2। ठीक है, अगेन वैसा ही सवाल है
तो आपने उसी तरह सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या है कि आपने लिखना है एफ इंटू डी। यहां पर देखना है कि डी किसके इक्वल है, तो एक्स के, तो आपने इसको चेंज कर देना है एफ इंटू एक्स से। आगे आपने एफ की इक्वेशन डालनी है जो कि है 0.5x प्लस 10 इंटू एक्स। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये चेंज हो जाएगा 0.5x स्क्वेयर प्लस 10x से। नेक्स्ट चीज जो देखनी है वो आपने देखनी है x की पावर, तो यहां पर है पावर 2 और यहां पर है पावर 1, तो 0.5x को डिवाइड कर देंगे 2 से और 10 को डिवाइड कर देंगे 1 से। और फाइनली जो है वो हम x की वैल्यू डाल देंगे जो कि इस केस में है x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 0 यानी कि 2। ठीक है, तो यहां पर जब मैं वैल्यू डालूंगा तो ये बन जाएगा 0.5 इंटू 2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 20 जो कि हो जाएगा 21 जूल्स। ठीक है, तो ये है जी दूसरे टाइप के सवाल कि कैसे सवाल आ सकते हैं। फाइनली देख लेते हैं जरा सा हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क को, कि ग्राफिकली जो है वो वर्क कैसे रिप्रेजेंट होता है। तो ग्राफिकली जो है वर्क वो रिप्रेजेंट होता है हमारे पास एरिया अंडर एफ डी कर्व। ठीक है, क्या होता है एरिया अंडर एफ डी कर्व। हमने पढ़ा था कि एरिया अंडर ग्राफ इक्वल होता है x इंटू वाई के, तो ये हो जाएगा इंटू एफ जो कि होता है वर्क के इक्वल। ठीक है, इसको फर्दर जो है स्टूडेंट्स हम 3 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, 3-4 सिनेरियोस में। बेसिकली क्लासेस तो इसको मैं नहीं कह सकता। पहला जो है वो इस तरह से आया होगा आप लोगों के पास ग्राफ, जो कि मोस्ट कॉमनली आता भी है। पहला ग्राफ हो सकता है आप लोगों के पास इस तरह से हो, दूसरा इस तरह से हो और तीसरा जो है वो इस तरह से हो। अच्छा, अगर आप स्टूडेंट्स अब इस फर्स्ट ग्राफ के ऊपर गौर करें तो फर्स्ट ग्राफ जो है उसमें फोर्स जो है वो चेंज नहीं हो रही। देखिए फोर्स जो वाई एक्सिस में है वो चेंज नहीं हो रहा, तो इसको हम कहते हैं वर्क डन बाय अ यूनिफॉर्म फोर्स। तो ये ग्राफ है यूनिफॉर्म फोर्स का, और ऐसे ग्राफ में हम वर्क इजीली फाइंड कर सकते हैं, और वो इक्वल होता है एफ इंटू डी के। यानी कि जितना एफ दिया हुआ है उसको हम जितने डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब आप दूसरे कर्व में देखें अगर स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रेट लाइन का कर्व है तो इसमें फोर्स इंक्रीज कर रही है लेकिन फोर्स यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय अ यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग फोर्स। ठीक है, और इसमें जो एरिया अंडर कर्व है वो होगा हाफ एफ इंटू डी के, क्योंकि ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ एक्स इंटू वाई। फाइनली अगर हम बात कर लें इस ग्राफ की, तो इस ग्राफ की कोई प्रॉपर शेप नहीं है, तो यानी कि फोर्स इंक्रीज कर रही है लेकिन डिफरेंट स्टाइल से, तो इसको हम लिखते हैं कि वर्क डन बाय अ वेरिएबली इंक्रीजिंग फोर्स। और ऐसे ग्राफ का वर्क डन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम इसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करते हैं इस तरह करके, और फिर हम हर पैच का अलहदा वर्क फाइंड करते हैं और हम एंड में उसकी समेशन ले लेते हैं कि आई रन्स फ्रॉम 1 to n एफ एंड डी एन कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये है बेसिकली क्या हमारे पास ये वर्क डन के 3 किस्म के ग्राफ्स। थर्ड ग्राफ एफएससी में इंपॉर्टेंट था लेकिन एंट्री टेस्ट में मैंने कभी इसका सवाल आते हुए नहीं देखा। सिंपल इक्वेशन का आइडिया होना चाहिए। ये जो फर्स्ट 2 ग्राफ्स हैं इसमें आपको डायरेक्ट ग्राफ दिया होगा और वर्क का आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया जी हमारा वर्क का टॉपिक खत्म। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है एनर्जी का टॉपिक।
बैक टू एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है, जिस तरह वर्क एक काफ़ी बड़ा टॉपिक था, इसी तरह एनर्जी भी जो है वो बहुत एक वाइड वास्ट टॉपिक है जिसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। एनर्जी को डिफाइन किया जाता है कि एनर्जी इज एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। ठीक है, अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो जिस बॉडी के पास एनर्जी होती है वो वर्क करने की सलाहियत रखती है। ठीक है, तो ये है बेसिकली एनर्जी। एनर्जी को अगर मैं क्लासिफाई करूं तो एनर्जी को हम दो मेजर कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, और वो है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होती है बाय वर्च्यू ऑफ रेस्ट। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी होती है बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। आगे फर्दर पोटेंशियल एनर्जी को हम क्लासिफाई करते हैं मैकेनिकली, या कह लें तो इस तरह, हम किताब में हमारे पास तीन मेजर फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी गिवन है। एक है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक है हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और फाइनली जो है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इस पे इतना नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा फोकस इस चैप्टर में इलास्टिक और ग्रेविटेशनल पे रहेगा। इलास्टिक को हम फर्दर एलेबोरेट जो है वो करेंगे चैप्टर नंबर 7 में एसएचएम के टॉपिक में। तो फिलहाल हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और थोड़ी सी इंटर कन्वर्जेंस को देखेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन होती है mgh। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन होती है हमारे पास हाफ kx², जिसमें k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है और x जो है वो है हमारे पास कंप्रेशन या एक्सटेंशन। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन होती है हमारे पास डेल्टा v इंटू क्यू, जहां पर v जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है और q जो है वो चार्ज है। काइनेटिक एनर्जी की दो मेजर इक्वेशंस ही हमारे काम की हैं, जो कि है एक हाफ mv² है, और दूसरी जो हमने पढ़ी थी मोमेंटम के टॉपिक में p² डिवाइडेड बाय 2m। तो ये है क्या एनर्जी का एक जनरलाइज सा कॉन्सेप्ट जो हमारे आगे बहुत यूज होगा, कि एनर्जी को हम दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक में, और ये है इनकी फर्दर सब डिविजन। अच्छा, अब कुछ जगहों पे आ जाता है कि जी मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये सब भी तो एनर्जीज हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये फर्दर सब फॉर्म्स हैं काइनेटिक और पोटेंशियल की। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि वाटरफॉल से जो एनर्जी है तो वो पोटेंशियल एनर्जी है जो कि कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक में। साउंड होगी, लाइट होगी, दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इस तरह से ये भी जो है फर्दर किसी इन्हीं की डिविजन है। ठीक है, अच्छा आगे अगर हम जाएं तो हम देख लेते हैं एनर्जी का थोड़ा सा और। तो एनर्जी जो है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, और एनर्जी का जो एसआई यूनिट है हमारे पास वो है जूल। ठीक है, एनर्जी के और भी बहुत सारे यूनिट हैं जो कि हम यूज करते हैं, लेकिन उसमें से जो दो मेजर यूनिट्स हैं और जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं उनकी रिवीजन कर लेते हैं, और वो है किलोवाट आवर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलोवाट आवर जो है वो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ है हमारे पास एनर्जी, और 1 किलोवाट आवर जो है वो इक्वल होता है 3.6 मेगा जाउल्स के, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इक्वल होता है 1.6 एक्सपोनेंट 10⁻⁻19 जाउल्स के। ठीक है, तो ये है मेरे पास क्या एनर्जी की डिवीजन के, एनर्जी को हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं और एनर्जी की क्या यूनिट्स हैं और किस तरह से उसके यूनिट्स को फर्दर हम डिवाइड करते हैं। अगली चीज पे जाते हैं जो कि मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सारे न्यूमेरिकल्स मैंने यूजुअली देखे भी आते इसी से हैं, और वो है हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अच्छा जी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक कि वर्क एंड एनर्जीज आर इंटरकन्वर्टेबल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वर्क और एनर्जी गायब कभी नहीं होते, वो एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं।
कुछ 4-5 एग्जांपल्स लेके चलते हैं। पहली एग्जांपल लेके इस तरह से चलते हैं। मैं कहता हूं कि एक गाड़ी जो है वो रेस्ट पे खड़ी हुई है, इसकी वेलोसिटी 0 है। मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं और ये मूव करने लगती है। तो यानी कि एफ डी, मैंने इसके ऊपर वर्क लगाया है, मैंने इसके ऊपर डब्ल्यू अप्लाई किया है, लेकिन जब ये मूव करने लग गई है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है। तो मैंने वर्क को चेंज किया है किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। आगे जाते हैं, अगली एग्जांपल को देखते हैं। मैं कहता हूं कि एक बॉल है, वो एक हाइट h पे पड़ी हुई है, ठीक है। जब मैं उसे ड्रॉप करूंगा तो वो यहां पर आएगी, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लूज होगी और वो किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में होगी। तो यहां पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट किया है काइनेटिक एनर्जी में। एक और चीज कहते हैं कि जी, इसी का एक और केस लेके चलते हैं। लेट्स से मैं कहता हूं एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग के ऊपर मैं फोर्स लगाता हूं कंप्रेशन की, ठीक है। तो वो स्प्रिंग मूव करेगा, यानी कि वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो यहां पर मैंने वर्क को कन्वर्ट किया है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, यानी कि हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर में, या मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक में। फाइनल एक और एग्जांपल आखिरी लेके देखते हैं कि ये है जी मेरे पास एक चार्ज पॉजिटिव, और मैं एक और पॉजिटिव चार्ज को इसके पास लेके आता हूं, ठीक है। जब मैं इस चार्ज को इसके पास लेके आऊंगा तो मैंने इस पे फोर्स की है और इसने डिस्प्लेसमेंट कवर की है, लेकिन इसके पास इस वर्क के नतीजे में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है। तो गर्ज ये कि मैं एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, मैं वर्क को एनर्जी में और एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं इनको गायब नहीं कर सकता, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को अगर हम आगे लेके चलें तो मैं एक इक्वेशन पढ़ाता होता हूं, और वो इक्वेशन कुछ इस तरह से है कि वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि हाफ एम वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, या गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, या एम जी एच, या हाफ के एक्स स्क्वेयर, या इसको मैं इक्वल लिख सकता हूं पी स्क्वेयर बाय 2m के, ठीक है। तो ये है मेरे पास एक मेगा इक्वेशन। इसके मैं नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और अब आप लोगों से सवाल करना शुरू करता हूं और आप लोगों से पूछता हूं कि किस सवाल में आप कौन सी इक्वेशन यूज करें, ठीक है। पहला सवाल कर लेते हैं जी कि यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सवाल है कि 100 जूल वर्क इज डन ऑन अ बॉडी 10 kg एट रेस्ट, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। ये इसको मैं यहां पे शॉर्टकट करने के लिए सिंपल ऐसे वेलोसिटी को लिख देता हूं। अच्छा, अब इस सवाल में अगर आप लोग देखें स्टूडेंट्स, तो इसमें आप लोगों को क्या क्या दिया हुआ है? आप लोगों को वर्क दिया हुआ है, आप लोगों को मैस दिया हुआ है, और आप लोगों को वेलोसिटी का पूछा हुआ है। अब हमने दो इक्वेशंस इन 8 में से सेलेक्ट करनी है जिसमें वर्क आता हो, मैस आता हो और वेलोसिटी आती हो। तो वर्क की तो हमें पता है कि पहली वाली इक्वेशन है, यानी कि ये आ गई जी वर्क की इक्वेशन। अब हमने सेकंड ऐसी इक्वेशन देखनी है जिसमें मैस और वेलोसिटी आती हो, तो मैस और वेलोसिटी की यही एक इक्वेशन है, ठीक है। तो अब अगर मैं 1 और 4 को आपस में लिख लूं, तो 1 और 4 को मैं लिख सकता हूं कि वर्क इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा 100 इंटू हाफ इंटू 10। वी एफ हमने फाइंड करना है और वी आई इसका 0 है। तो जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास v आ जाएगा 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 अंडर दी रूट। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 200 डिवाइडेड बाई 10, या इसको मैं लिख सकता हूं 20 अंडर रूट मीटर पर
सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास वेलोसिटी का आंसर। दूसरे सवाल को देख लेते हैं। दूसरे सवाल को अगर मैं देखूं तो मैं इस तरह से लिख लेते हैं, लेट्स से कि अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड with a kinetic energy of 980 joules and it gains a height of 10 मीटर। तो हमने फाइंड करना है कि इस बॉडी का मैस कितना है। अब इस सवाल में अगर हम लोग देखें तो हमें नजर आएगा कि इसमें हमें दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी और हमें दिया हुआ है हाइट और हमें क्या फाइंड करना है, मैस। तो अब हमने ऐसी इक्वेशन सेलेक्ट करनी है स्टूडेंट जिसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हो, मैस हो और हाइट हो। तो हम क्या करेंगे कि हम ये 3 इक्वेशन ले लेते हैं कि इसमें काइनेटिक एनर्जी है और ये 6 ले लेते हैं क्योंकि इसमें मैस और हाइट दोनों दिए हुए हैं। तो काइनेटिक एनर्जी को हम इक्वल लिख सकते हैं mgh के। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है 980 जाउल्स, तो ये हो जाएगा मैस इंटू 9.8 इंटू 10। तो ये हो जाएगा मैस इज इक्वल टू 980 डिवाइडेड बाय 9.8 इंटू 10। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 kg। ठीक है, थर्ड सवाल को देखते हैं इसी तरह की, ताकि और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो मैं कहता हूं कि एक 100 जूल, अ बॉल हैविंग 100 जूल पोटेंशियल एनर्जी इज ड्रॉप्ड on a spring with spring constant 2 Newton per meter. How much will the spring compress? मतलब क्या है कि एक बॉल है, उससे मैंने एक ड्रॉप किया है एक स्प्रिंग पे। उस बॉल के पास पोटेंशियल एनर्जी थी 100 जूल। तो अब मैंने फाइंड करना है कि स्प्रिंग जो है वो कितना कंप्रेस करेगा, यानी कि मैंने उसकी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो मैं कौन कौन सी इक्वेशंस को लेके चल सकता हूं। मैं यहां पर एक पोटेंशियल एनर्जी ले लूंगा, ठीक है, और दूसरी मैं हाफ के एक्स स्क्वेयर ले लूंगा। तो जब मैं इनको इक्वेट करके चलूंगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर, और मैं क्या फाइंड करना चाहता हूं, मैं एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं। तो एक्स हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है मुझे 100 जूल डिवाइडेड बाय के है 2। तो ये हो जाएगा 100 एक्स स्क्वेयर और अंडर रूट ले लूंगा तो एक्स बन जाएगा मेरे पास 10 मीटर। तो कितनी कंप्रेशन होगी, ये होगी मेरे पास 10 मीटर की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह के सवाल आपके पास आ सकते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पे। मकसद क्या है कि आप लोगों को बस सिर्फ ये पता होना चाहिए कि भाई बेसिक क्या है। ये 8 ही आपके पास इक्वेशंस है और आपने इनमें से 2 सेलेक्ट करनी है। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को फर्दर मॉडिफाई करने के लिए जरा कुछ और सवाल कर लेते हैं। सवाल लिख लेते हैं अपना कि अ कार एंड ट्रक आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, both applies equal force of brake, which one will stop first। या इसको इस तरह कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा आसान रहे। which will one will stop further, या विच वन विल कवर मोर या लेस डिस्टेंस। तो चलें मोर पे जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल इसी तरह का है लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है कि अ कार एंड ट्रक आर मूविंग विथ सेम, क्या कर लें, वेलोसिटी कर लेते हैं। both apply same force of brakes, which will cover more distance।
और फाइनली हम ले लेते हैं कि अ कार एंड ट्रक आर मूविंग विथ सेम मोमेंटम, both apply same force of brakes which will cover more distance। ठीक है, तो तीन सवाल है, एक में काइनेटिक एनर्जी सेम है, दूसरे में वेलोसिटी सेम है और तीसरे में हमारे पास मोमेंटम सेम है। अब यहां पे भी स्टूडेंट्स हमने डिसाइड करना है कि हमें क्या क्या दिया हुआ है और उस इक्वेशन में हमने क्या क्या लेना है। इसमें हमें काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, फोर्स दी हुई है और डिस्टेंस का पूछा हुआ है। तो ऐसी दो इक्वेशंस चाहिए जिसमें काइनेटिक एनर्जी हो, फोर्स हो और डिस्टेंस हो। तो काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं देखूं तो काइनेटिक एनर्जी का फोर्स और डिस्टेंस के साथ ये बनता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ टी। यहां पर फोर्स जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा, तो मैं लिखूंगा कि बोथ विल कवर सेम डिस्टेंस। दूसरे सवाल पे अगर आए तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें दिया हुआ है कार और ट्रक यानी कि मैसेज दिए हुए हैं हमें। ठीक है, मैसेज हमें दिए हुए हैं, मूविंग विथ सेम वेलोसिटी। अगली चीज हमें क्या दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है, अप्लाई सेम फोर्स ऑफ ब्रेक और किसका पूछा हुआ है, डिस्टेंस का। तो हमें मैस, वेलोसिटी, डिस्टेंस और फोर्स के वेरिएबल दिए हुए हैं। तो अगर मैं इसको करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि एफ डी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। अब इसमें अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो हमें वेलोसिटी दोनों की कांस्टेंट दी हुई है और फोर्स जो है वो दोनों की कांस्टेंट दी हुई है। तो इसलिए मैं लिख सकता हूं कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, यानी कि जिसका मैस ज्यादा होगा उसका डिस्टेंस ज्यादा होगा। इसलिए हम लिखेंगे कि ट्रक विल कवर मोर डिस्टेंस। आखिरी सवाल की तरफ आते हैं। आखिरी सवाल में इस तरह से दिया हुआ है कि कार और ट्रक यानी कि मैसेज दिए हुए हैं मूविंग विथ सेम मोमेंटम। अब मोमेंटम दिया हुआ है और फोर्स दिया हुआ है, यानी कि मोमेंटम दिया हुआ है, फोर्स दी हुई है और हमें डिस्टेंस का पूछा हुआ है। तो उन इक्वेशंस में से मैं लिख सकता हूं कि फोर्स इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाय 2m। तो इसमें क्या है कि फोर्स हमें कांस्टेंट है और मोमेंटम हमारे पास कांस्टेंट है। तो मैं लिख सकता हूं कि d इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, यानी कि जिसका मैस कम होगा वो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा, या कार विल कवर मोर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये है मेरे पास क्या, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, कि उसको हम किस जगह पे किस तरह से अप्लाई करते हैं। अच्छा, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से रिलेटेड ही हमारे पास एक टॉपिक है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इन वर्टिकल मोशन। थोड़ा सा उसको भी आगे लेके चलते हैं। अच्छा जी, या इसको, इस टॉपिक को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन इन वर्टिकल मोशन। ठीक है, तो दोनों एक ही बात है। अच्छा, इस टॉपिक को करना कैसे है, समझना कैसे, इसको इस तरह से कंसिडर करते हैं कि हम कहते हैं हमारे पास एक बॉल है जो कि पड़ी हुई है एट अ हाइट h पे फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, बॉटम पे क्या होगा कि इसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, टॉप पे हम कहते हैं कि इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी। बीच में हम दो और पॉइंट्स कंसिडर कर लेते हैं। एक हम बिल्कुल सेंटर में कंसिडर कर लेते हैं जहां पे हाइट जो है वो h/2 है, और एक कोई हम रैंडम पॉइंट मोशन के दौरान कंसिडर कर लेते हैं। तो हमने 4 पॉइंट्स बेसिकली देख लिए। अगर हम टॉप पे बात करें, बल्कि इसको अलग से डिटेल से कर लेते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं एट टॉप की। टॉप पे स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो टोटल एनर्जी होती है
वो इक्वल होती है पोटेंशियल एनर्जी के या mgh के, और टॉप पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास होती है 0। या मैं लिख सकता हूं कि 100% जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है और 0% एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। सेकंड पे अगर हम बात करें बॉटम की, तो एट बॉटम के बारे में मैं लिख सकता हूं कि बॉटम पे जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी के या हाफ mv² के, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारे पास 0 होती है, या 100% एनर्जी जो होती है वो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी होती है और 0% एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर मैं मिड पॉइंट की बात करूं तो एट मिड पॉइंट क्या होता है कि टोटल एनर्जी इक्वल होती है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के, या mgh प्लस हाफ mv² के। लेकिन यहां पर याद रखें कि इस जगह पे टोटल एनर्जी का 50% काइनेटिक एनर्जी होता है और टोटल एनर्जी का 50% जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे सवाल करूं कि एक बॉडी जिसकी टोटल एनर्जी एट टॉप जो है व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर वो है 100 जाउल्स, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी एट 50 मीटर कितनी होगी? तो इसका आंसर होगा 50 जाउल्स, कि टोटल एनर्जी का कितना हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये है मिड पॉइंट की डिटेल्स। फाइनली हम आते हैं अपने एक रैंडम पॉइंट पे, जो कि सबसे ज्यादा आने वाली चीज है, यानी कि इस फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। तो फोर्थ पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होती है वो इक्वल होती है मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के। इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल होती है mgh के, और इसमें यह बात याद रखनी है कि ये h जो है ये हाइट बिलो द बॉडी है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। इसको इस तरह भी लिखते हैं कि हाइट फ्रॉम ग्राउंड। और काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है हाफ mv² के, और इसमें ये जो v है v² की इक्वेशन होती है 2gh, और इसमें ये जो हाइट है ये है हाइट अबव द बॉडी, या इसको ऐसे भी कहते हैं कि ये है हमारे पास कवर्ड हाइट। ठीक है, इसका एक सवाल कर लेते हैं ताकि आप लोगों की जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। सवाल मैं इस तरह से करता हूं कि अ बॉडी इज हैविंग अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 200 जूल व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर। व्हाट इज इट्स, बल्कि इस तरह कर लेते हैं कि बॉडी ऑफ मास 2 kg is having a potential energy of 200 joule at 10 meter. What is its potential energy when it is at a height of let's say 7 meter? या पोटेंशियल एनर्जी सॉल्व करना आसान है, इसको हम कह देते हैं काइनेटिक एनर्जी when it is at a height of 6 मीटर या 4 मीटर इसको कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो हाइट है वो कितनी है? 4 मीटर है। हमने फाइंड करना है जी के काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है हमारे पास हाफ m हमारे पास है 2 और v² की इक्वेशन है हमारे पास 2gh। तो h यहां पर स्टूडेंट्स आप लोगों ने कितना लगाना है? h आपने लगाना है अबव द बॉल। तो अबव द बॉल है 6 मीटर, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 2 120। तो 120 को जब मैं इधर डालूंगा तो वो हो जाएगा
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 इंटू 120। ठीक है, यानी कि 120 जाउल्स जो है वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी और 80 जाउल जो है वो क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को किसी भी पॉइंट पे फाइंड कर सकते हैं। बैक टू एनजी कॉन अकेडमी स्टूडेंट्स, और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है और जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास फ्रिक्शन का टॉपिक। तो देख लेते हैं जरा फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन स्टूडेंट्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि डायरेक्टली हमारे कोर्स में मेंशन कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे आप नहीं देखेंगे कि फ्रिक्शन का जिक्र आया हो, लेकिन यह हमारी ऑब्जर्वेशन है कि फ्रिक्शन का टॉपिक काफी बार आता है। ठीक है, डिफरेंट एमसीक्यूज में फ्रिक्शन का जिक्र किया जाता है। अच्छा जी, फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन है जी अ फोर्स दैट ऑपोजिट्स द मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि एक गाड़ी है, वो आगे जाने की कोशिश कर रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स उसके आगे जाने वाले मोशन को स्टॉप करेगी। एक बॉल है, उसे मैं ड्रॉप करता हूं, ठीक है, तो हवा की एयर रेजिस्टेंस इस केस में उसके मोशन को स्टॉप करेगी और हम कहेंगे कि ये एक फ्रिक्शनल फोर्स है। एक इंक्लाइंड प्लेन है मेरे पास, ठीक है, और मैं इस पे से बॉल को ड्रॉप करता हूं, तो बॉल जब ड्रॉप हो रही होगी तो अगेन इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही होगी। ठीक है, तो सिंपली एक फोर्स जो कि किसी भी मोशन को स्टॉप करने की नियत रखती है उसको हम कहते हैं कि ये फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास दो किस्म की होती है मेजरली, जो आपको पता होनी चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या चीज है ये देखते हैं। देखिए, हम कंसिडर इस तरह करते हैं स्टूडेंट्स कि एक फ्लैट सरफेस है, उसके ऊपर हमारे पास एक बॉल पड़ी हुई है। मैं फ्लैट सरफेस को हल्का सा इस तरह कर लूंगा, बल्कि बॉल की जगह कंसिडर कर लेते हैं कि एक हमारे पास क्यूब पड़ा हुआ है, क्योंकि बॉल पे थोड़ी सी कंडीशंस लग जाएंगी। अगर मैं सरफेस को ऐसे कर लूं तब भी ये क्यूब इस पे पड़ा रहेगा और गिरेगा नहीं, लेकिन अगर मैं इस सरफेस को और ज्यादा इंक्लाइन कर लूं तो ये क्यूब नीचे फॉल करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, इधर भी इंक्लाइंड हुआ था लेकिन फॉल नहीं कर रहा था, इधर भी इंक्लाइंड हुआ तब जाके इसने फॉल किया। तो एक ऐसी फोर्स थी जो कि इसको अपनी जगह पे रखी हुई थी। ठीक है, और एक खास इंक्लिनेशन के बाद वो खत्म हुई, तो इस चीज को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि जो फ्रिक्शन एक बॉडी को अपनी जगह से हिलने से रोके वो कहलाती है स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरी होती है हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन यही गाड़ी वाला केस है कि एक गाड़ी जो है वो आगे की तरफ जा रही है, तो उसके ऊपर जो रोड फ्रिक्शन एक्सर्ट कर रही होगी वो कहलाएगी काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन की हमारे पास जो इक्वेशन आती है काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स की, वो आती है म्यू के एन। ठीक है, इसमें ये जो एफ है ये है मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स, ये जो म्यू के है हमारे पास, ये है मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो कि एक कांस्टेंट है, और ये जो n है ये है मेरे पास नॉर्मल फोर्स। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स के नॉर्मल फोर्स और वेट जो है वो दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर कहीं आपको नॉर्मल फोर्स ना दी हो और आपको वेट दिया हो तो आपको नॉर्मल फोर्स ऑटोमेटिकली पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है मेरे पास काइनेटिक फ्रिक्शन की इक्वेशन। ठीक है, कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होती है। अब फ्रिक्शन को जनरल डिस्कस करने के बाद हम जरा देख लेते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि है वर्क डन बाय फ्रिक्शन।
अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि वर्क की इक्वेशन होती है मेरे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस केस में ये जो फोर्स होगी ये क्या हो जाएगी, फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगी। और क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स को हमने स्मॉल एफ से लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूं एफ इंटू डी, और यहां पर ये जो एफ है ये इक्वल है म्यू के एन के, जैसा कि अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें जो याद रखने की बातें हैं जो एमसीक्यूज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसमें सबसे पहली बात यह है कि फ्रिक्शनल जो वर्क होता है इज ऑलवेज नेगेटिव। और ऑलवेज नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। फॉर एग्जाम्पल, वही अपनी गाड़ी वाले सिनेरियो कंसिडर करते हैं कि गाड़ी जो है वो आगे की तरफ जा रही है, यानी कि उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस तरफ है, तो उसकी जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो इस तरफ होगी, और दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, और 180 डिग्री के लिए हमारे पास थीटा होता है -1। तो पहली चीज जो हमने पढ़ ली वो हमने पढ़ लिया कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, यह बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि फ्रिक्शन का वर्क किसी सूरत में पॉजिटिव नहीं होता। ठीक है, अगली जो चीज हमें आनी चाहिए जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है हमारे इस टॉपिक की लास्ट चीज जो कि है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल विथ फ्रिक्शनल वर्क। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दो सिनेरियोस लेके चलते हैं जिससे आप लोगों को समझ आएगी। पहला सिनेरियो मैं इस तरह से कह देता हूं कि 100 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन अ कार and it gains a kinetic energy of 70 joules. How much work is done against the friction? ठीक है, ये एक पहला सवाल हमने देख लिया। एक और सवाल कर लेते हैं जी कि एक बॉल जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी 100 जूल्स, उसको 10 मीटर हाइट से ड्रॉप किया गया और 1 न्यूटन इसके ऊपर फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है, तो बॉटम पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, ये दो सवाल है हमारे पास। पहले सवाल हॉरिजॉन्टल मोशन का है और दूसरा सवाल हमारे पास वर्टिकल मोशन का है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपने याद रखना है कि इस तरह के तमाम सवालों के लिए जो आप इक्वेशन यूज करेंगे वो आप करेंगे कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू gain in energy plus work done against friction। और यह याद रखना है कि यहां पर आपने माइनस साइन स्टूडेंट्स यूज नहीं करना। अच्छा, क्योंकि अगर आप लोगों ने माइनस साइन यूज किया तो आपके आंसर्स गलत आ जाएंगे। ये मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि वर्क डन हमेशा नेगेटिव है, तो नेगेटिव स्टूडेंट्स असल में शो कर रहा है डायरेक्शन बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, उसकी मैग्नीट्यूड वाइज कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, तो आपने इसमें वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के साथ माइनस नहीं लगाना होता। अच्छा, अब अगर हम इन दो क्वेश्चंस को देखें इस इक्वेशन के हिसाब से तो कुछ इस तरह से बन जाएगा कि पहले सवाल में हम लिखेंगे टोटल वर्क डन इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी का जिक्र हुआ है यहां पे, प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। हमने फाइंड करना है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो वो हो जाएगा टोटल वर्क डन माइनस गेन इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क डन है हमारे पास 100 जूल और काइनेटिक एनर्जी है 70, तो इसका आंसर आ जाएगा 30 जूल्स। ठीक है, अब अगला जो सिनेरियो है उसमें हमें वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ,
तो हमें सबसे पहले वो फाइंड करना है, ठीक है। तो वो हमने किस तरह फाइंड करना है, वो हमने फाइंड करना है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। फोर्स है हमारे पास 1, डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर, तो ये हो जाएगा 10 जूल्स। अब वही सारा सिनेरियो के टोटल वर्क डन इज इक्वल टू गेन इन एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। यहां पे टोटल जो वर्क डन है वो इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स यहां पे काइनेटिक एनर्जी, तो वो हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो पोटेंशियल एनर्जी है 100, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन है 10, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 90 जूल्स। कि नीचे आके बॉल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 90 जूल्स होगी। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने ये सब करना होता है। बैक टू एनजीकॉन एकेडमी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टूडेंट्स को एफएससी में बहुत मुश्किल लगता होगा क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा प्रूफ था, लेकिन एंट्री टेस्ट में हमारे पास ये टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है। तो टॉपिक है हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का। अच्छा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन इस तरह से किया जाता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पोजेस्ड बाय अ बॉडी एट इंफिनिटी। ठीक है, यानी कि अगर एक बॉडी को हम इंफिनिटी पे ले जाएं और उसकी जितनी पोटेंशियल एनर्जी हो वो कहलाती है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंफिनिटी क्या होता है। इस दुनिया में इंफिनिटी तो कोई चीज नहीं है क्योंकि दुनिया कभी खत्म नहीं होती, ठीक है। तो इंफिनिटी क्या है? अर्थ के लिए इंफिनिटी वो है जहां पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो जीरो हो जाए, ठीक है। इसी तरह मून के लिए इंफिनिटी अलग है, मार्स के लिए अलग है, जुपिटर के लिए अलग है। तो किसी भी प्लैनेट की इंफिनिटी जो है वो पॉइंट होता है जहां पे उस प्लैनेट की ग्रेविटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इस सारे जो टॉपिक है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये अर्थ है, ठीक है, और मैं कहता हूं कि ये पॉइंट जो है ये इंफिनिटी है अर्थ की, यानी कि इस पॉइंट पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो है, तो अगर मैं एक बॉल को यहां से यहां पर लाता हूं और वो यहां पर है, तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो कहलाएगी उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब इसको जरा डिटेल से लेके चलते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट बातें करते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो बाद में। अगर आप लोगों के पास सवाल है, आप लोगों का माइंड इधर ही फोकस रहे जो कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं कि ये अर्थ है और ये जो पॉइंट है ये इंफिनिटी का पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर मैं कहूं कि आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी, ये पहला आप लोगों के पास सवाल है। ऐसा भी सवाल आ सकता है कि अगर हम इससे बॉल को नीचे लेके आते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है या कम होती है, ये एक सवाल है, ठीक है। ये सवाल आ सकता है कि सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के सवाल हैं जो कि आ सकते हैं। इन तमाम सवालों के लिए जो इक्वेशन है हमारे पास वो ये है कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी mass of object mass of earth डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। यानी कि ये जी जो है ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये कैपिटल एम जो है ये हमारे पास मैस ऑफ अर्थ है, ये आर जो है ये हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ है, और ये स्मॉल एम जो है ये मैस ऑफ बॉडी है, ठीक है। तो ये कुछ वेरिएबल्स हैं जिस पे ये डिपेंड करती है।
अब सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि पोटेंशियल, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, बात ये है कि पहली चीज जो आप लोगों को समझनी है वो ये समझनी है कि बॉल को हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, ये बात ऑब्वियस है, हमें समझ आती है। लेकिन इन्फिनिटी पे कितनी होगी? देखिए स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी पे क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो है, उसको कोई चीज होल्ड नहीं कर रही, इसलिए एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होती है? जीरो होती है। तो अगर हम इन्फिनिटी की बात करें तो इन्फिनिटी पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, और हम कहते हैं कि मैक्सिमम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होती है। रीजन क्या है कि हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? इन्फिनिटी है, और हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो है। ठीक है, तो अगर मैं उससे नीचे लेके आऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों के हिसाब से कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? इसको जरा इस तरह से देख लेते हैं। मैं कहता हूं एक बॉल यहां पर है जमीन से और दूसरी बॉल यहां पर है, तो आप लोगों के हिसाब से 1 की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए या 2 की? ठीक है, तो आप सारे कहेंगे कि जी 1 की ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है? जीरो है। ठीक है, आई होप, मुझे पता है कि ये चीज लोगों को, बच्चों को समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन आप लोगों को अगर नहीं भी समझ आ रही तो आप लोगों से कोई ये नहीं पूछेगा कि ये कैसे होता है। आप लोगों से ये पूछेंगे कि भाई एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एट इंफिनिटी कितनी है? आप लोगों ने बताना है जीरो है। अगर आप लोगों से सवाल पूछा जाता है कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो आप लोगों ने बताना है जीरो होती है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इंफिनिटी पे मैक्सिमम होती है या नहीं, तो आप लोगों ने कहना है हाँ जी होती है मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर ये चीजें आप लोगों को पता है तो ये आपके लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, अच्छा, अब क्या है जी कि अगला सवाल देखते हैं। अगला है जी ये कि पूछा जाता है कि आर की वैल्यू मैं इंक्रीज करता हूं तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, तो अगर मैं ऊपर के हिसाब से देखूं तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी और आर का जो रिलेशन है वो इनवर्स है। अपेरेंटली ये नजर आता है कि अगर मैं आर को ज्यादा करूंगा, यानी कि मैं बॉडी को ऊपर लेके जाऊंगा, आर को ज्यादा करूंगा, तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम होगी। ठीक है, लेकिन क्या आपका माइंड इस चीज को मानता है कि हम एक बॉल को ऊपर लेके जा रहे हैं, उसका डिस्टेंस ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी एनर्जी कम हो रही है? मैं तो इस चीज को नहीं मानता। तो असल में स्टूडेंट्स यहां पर ये माइनस जो है ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। यहां पर माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप आर को बढ़ाते हैं तो यू माइनस में बढ़ता है, और किसी चीज का माइनस में ऊपर होने का मतलब है कि वो चीज ज्यादा हो रही है, कम नहीं हो रही। ठीक है, तो सॉरी, ये चीज माइनस में कम होती है, और किसी चीज का माइनस में कम होने का मतलब होता है कि वो चीज एक्चुअली बढ़ रही है। क्योंकि अगर मैं कहूं कि -100 और -2 में से कौन सा बड़ा है, तो आप सब कहेंगे कि -2 जो है वो बड़ा है। ठीक है, तो अगर हम आर इंक्रीज करते हैं तो यू की वैल्यू माइनस में कम होती है, यानी कि यू की वैल्यू असल में क्या कर रही है? बढ़ रही है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि इस तरह से कि भाई कुछ पॉइंट्स लिख दूं आप लोगों के लिए कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज जीरो, मैक्सिमम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी और आर का डायरेक्ट रिलेशन है। आर को अगर आप ज्यादा करेंगे तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, एक नियर इंफिनिटी, एक मिडल और एक सरफेस पे, तो किस पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी? तो मैक्सिमम होगी नियर इंफिनिटी, फिर होगी मिडल और फिर होगी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। फाइनली एक और चीज आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि अगर 3 चीजें आप लोगों को दी हुई हों कि
100 जूल्स, -50 जूल्स और 0 जूल्स, और आप लोगों से पूछा जाए कि विच पॉइंट इज नियर इंफिनिटी, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा -50 जूल्स। ठीक है, क्योंकि जीरो जो है वो क्या है? इंफिनिटी है। जीरो से नीचे आएंगे तो -1, -2, -3 इस तरह करके नीचे होगा, तो पहले -50 आएगा, फिर -100 आएगा। ठीक है, तो जितना कम माइनस होगा उतना वो पॉइंट इंफिनिटी के क्या होगा? पास होगा। ठीक है, तो ये था सारा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जो आपको पता होना चाहिए, जो आपकी नेसेसिटी है, जो एमसीक्यूज में आता है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ये जो सिर्फ मैंने एंड पे लिखा है, अगर आप इसी को सही तरीके से समझ लें तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके एमसीक्यूज वाला पोर्शन सारा कवर हो जाएगा। टू एजीकॉन एकेडमी। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा दो इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे। एक हम एफिशिएंसी कवर करेंगे, दूसरी जो है हम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी को कवर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, या नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स, सॉरी इनको फील्ड्स कर लेते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड्स और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स। अच्छा, सबसे पहले आपको मैं प्रॉपर्टीज पढ़ाता चलूं कि कंजर्वेटिव फील्ड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। कंजर्वेटिव फील्ड की जो दो मेजर प्रॉपर्टीज हैं वो ये है कि कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ जो है वो कितना होगा? 0 होगा। और सेकंड जो है वो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट होगा ऑफ पाथ फॉलोड। इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा बाद में। अच्छा, अगली चीज आ जाती है कि कौन कौन सी फील्ड्स जो हैं वो कंजर्वेटिव हैं। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलास्टिक जो फील्ड होगी वो आपके पास कौन सी होगी? कंजर्वेटिव फील्ड्स होंगी। नॉन कंजर्वेटिव की अगर बात की जाए तो नॉन कंजर्वेटिव में वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ जो है वो 0 नहीं होगा। वर्क डन जो है वो डिपेंड करेगा ऑन पाथ। और अगर मैं एग्जांपल्स देख लूं तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मैं आपको कुछ बता देता हूं। फ्रिक्शन हो गई, एयर रेजिस्टेंस, ड्रैग फोर्स, टेंशन हो गई। ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसकी? नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स की। आप लोगों ने बस इतना, अगर आप लोगों को एग्जांपल्स नहीं याद रह सकती ना इतनी बहुत सारी, तो ये याद कर लीजिएगा कि सिर्फ यही 4 फील्ड्स जो हैं ये क्या है? कंजर्वेटिव हैं। इनके अलावा तमाम की तमाम फील्ड नॉन कंजर्वेटिव। तो अगर आपको सिर्फ यही याद हो जाती हैं कंजर्वेटिव, तो इसका मतलब है कि आपको नॉन कंजर्वेटिव ऑटोमेटिकली क्या हो गई? याद हो गई। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद कर लेनी है। अब मैं समझाता हूं कि ये जो ऊपर के 2 पॉइंट्स हैं इसका मतलब क्या है। ठीक है, कि वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज 0। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स के, मैं यहां से एक पॉइंट ले लेता हूं, ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर लेते हैं। मैं कहता हूं एक बॉडी इधर से इधर गई, फिर इधर से इधर आई, फिर इधर से इधर आई और फाइनली इधर से इधर आई। ठीक है, तो इसने इतने पॉइंट्स में मूव किया
और जिधर से ये स्टार्ट हुई थी इधर से ये एंड हो गई। अब अगर मैं यहां पर आप लोगों से पूछूं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो इसका आंसर होगा 0, क्योंकि ये क्लोज पाथ है और ग्रेविटेशनल फील्ड क्योंकि एक कंजर्वेटिव फील्ड है, तो आप कहेंगे कि इसमें वर्क डन कितना है, 0 है। दूसरा क्या है कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। इसका कुछ इस तरह से है कि मैं कहता हूं कि एक बंदा जो है वो इस पाथ से जाता है बी पॉइंट पे, दूसरा बंदा जो है वो इस पॉइंट से जाता है बी पॉइंट पे, और तीसरा बंदा जो है वो इस पॉइंट से जाता है बी पे। तो अब क्योंकि सब ने बराबर की हाइट कवर की है, ठीक है, तो यहां पर मैं कहूंगा कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल इन ऑल 3 पाथ्स। तो चाहे आप 1 पाथ से जाएं, 2 से गए हैं या 3 से गए हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, इक्वल ही होगा। ठीक है, तो ये है कंजर्वेटिव फील्ड के कॉन्सेप्ट। अगली चीज हम देख लेते हैं कि एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी जो है स्टूडेंट्स वो होता है, हम उसको इस तरह एन से लिखते हैं, और वो हमेशा इक्वल होती है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इनटू 100। और ये जो आउटपुट और इनपुट है ये आपके पास यूजुअली जाउल्स में दिया हुआ होता है, ठीक है, कि वर्क इनपुट कितना है और हमें आउटपुट कितना मिला है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको समझाने के लिए हमेशा इस तरह करता हूं कि मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूं। मैं कहता हूं जी कि आप वर्क करते हैं, वर्क से आपके पास हमेशा एनर्जी आती है, और इन दोनों के बीच में जो इनको चीज रोक रही होती है वो होती है फ्रिक्शनल फोर्सेस। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि ये जो आप वर्क करते हैं ये आपका W1 कह देते हैं, जो एनर्जी आती है उसको हम W2 कह देते हैं, और जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं उसको हम W3 कह देते हैं। तो अगर मैं इसको आगे लेके चलूं तो मैं लिख सकता हूं कि W1 इज इक्वल टू W2 प्लस W3, कि जो आपका वर्क था वो किस किस फॉर्म में अपेयर हुआ, वो एनर्जी की फॉर्म में अपेयर हुआ और वो फ्रिक्शनल फोर्सेस की फॉर्म में अपेयर हुआ। सही है। अब अगर मैं इसके हिसाब से इस इक्वेशन को चेंज करूं तो मैं ऐसे करके लिख सकता हूं कि आउटपुट कितना है, ये है हमारा आउटपुट, तो ये हो जाएगा W2 डिवाइडेड बाय W1 इंटू 100%। अब ये सारी चीज समझाने के बाद आप लोगों से मैं एक सवाल करता हूं। सवाल इस तरह से है कि 100 joule of work is applied on a car if work done against friction is 30 joules, find the efficiency। ठीक है, फाइंड करनी है हमने एफिशिएंसी। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स? इसको हम सॉल्व करेंगे कि हमें दिया हुआ है वर्क जो कि है 100 जॉउल, और हमें दिया हुआ है W3 फ्रिक्शनल फोर्सेस जो कि हैं 30 जॉउल। अब एफिशिएंसी में हमें W2 की जरूरत है, तो W2 को किस तरह फाइंड करेंगे? W2 को हम फाइंड कर लेंगे W1 माइनस W2 या W3, जो कि हो जाएगा 100 माइनस 30 70 जॉउल। अब हमने सिंपली इक्वेशन में पुट करना है 70 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, इसका आंसर आ जाएगा 70%। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी हमारे पास? 70% हो जाएगी। तो आई होप कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी और कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव ये दोनों आपके कोर्स में इंक्लूडेड, अगेन मैं कहूंगा नहीं है,
मैंने इससे इतने सवाल भी नहीं देखे, लेकिन यू नेवर नो, आ भी सकता है, तो इसलिए मैंने कहा कि कवर करा दूं आप लोगों को। वेलकम बैक टू एनजी कॉन अकेडमी स्टूडेंट्स। और वर्क और एनर्जी के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो आ जाती है हमारे पास पावर। पावर को हम लोग डिफाइन इस तरह से करते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। ठीक है, और इसको हम जो इक्वेशन में लिखते हैं वो हम लिखते हैं कि पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम, या इसको मैं लिख सकता हूं W बाय टी। ठीक है, ये है पावर की पहली डेफिनेशन। पावर को हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, और वो इस तरह से कर सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, और इसकी इक्वेशन इस तरह से बन जाती है कि पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी या फिर एफ वी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये दो कॉमन यूज्ड इक्वेशंस हैं और दो कॉमन यूज डेफिनेशन हैं जो हम पावर के लिए यूज करते हैं। अच्छा, पावर के बारे में मजीद बात की जाए तो पावर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। पावर का जो एसआई यूनिट है हमारे पास वो है वॉट। ठीक है, और जो पावर का कमर्शियल यूनिट है मैकेनिकल पावर का, वो है हमारे पास हॉर्स पावर। और 1 हॉर्स पावर जो होता है वो इक्वल होता है 746 वॉट्स के। अब एक और चीज ये है कि अगर हम वॉट को देखें कि 1 वॉट जो है वो किसकी इक्वल होता है, तो इस इक्वेशन के हिसाब से 1 वॉट जाउल पर सेकंड के इक्वल होता है, और इस इक्वेशन के हिसाब से 1 वॉट न्यूटन मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। तो अगर इन दोनों में से कोई भी चीज आए तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये जनरल बात हो गई हमारी पावर के बारे में कि पावर किस तरह से होता है, किस किस चीज के इक्वल होता है। नेक्स्ट आते हैं पावर ही को डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा पावर के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। जिस तरह हमने किया था ना कि हाउ टू सॉल्व एनर्जी प्रॉब्लम्स, तो यहां पर हम इसको नाम यही दे देते हैं कि हाउ टू सॉल्व पावर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसका जो बेसिक्स हैं वो वही हैं जो हमने पहले पढ़े थे। ठीक है, कि पावर जो है वो किसके इक्वल है, वर्क बाय टाइम के इक्वल है। वर्क क्योंकि गेन इन एनर्जी होता है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, या मैं काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लिख सकता हूं हाफ mv² डिवाइडेड बाय टाइम, या मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, या mgh पर यूनिट टाइम, या हाफ kx² पर यूनिट टाइम, और फाइनली मैं इसको लिख सकता हूं एफ वी कॉस थीटा बी। ठीक है, तो ये सारी इक्वेशंस हैं जिसके थ्रू हमसे पावर के बारे में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल कर लेता हूं कि एक वाटर पंप है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास एक वाटर पंप है और ऊपर एक हमारे पास वाटर टैंक है। ठीक है, इस टैंक की जो वॉल्यूम है वो है 100 लीटर्स, और ये टैंक जमीन से पड़ा हुआ है 100 मीटर ऊपर। ठीक है, और इस टैंक को फिल करने में, मतलब ये जब टैंकी से ये आपका वाटर पंप स्टार्ट होता है तो ये फिल करने में हमारे लगते हैं 1000 बल्कि 100 सेकेंड्स, या इसको चलें 1000 सेकेंड्स कर लेते हैं। तो इसको फिल करने में हमारे 1000 सेकेंड्स लगते हैं। तो सवाल आपसे ये है कि आपने पावर ऑफ पंप फाइंड करनी है। ठीक है,
अब वही जिस तरह हम देखते आए हैं सारा ओके किस तरह से हम करते हैं, तो हमसे क्या फाइंड करना है, पावर। तो पहली चीज दी हुई है हमें पावर, दूसरी चीज दी हुई है हमें हाइट, तीसरी चीज दी हुई है हमें वॉल्यूम, और चौथी चीज दी हुई है हमें टाइम। ठीक है, तो वॉल्यूम दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, हाइट दी हुई है और पावर दी हुई है। अब हाइट इसमें एक इक्वेशन में है और वो है ये वाली इक्वेशन, और हमें ये वाली दो यूज करनी है, एक पावर और एक ये वाली। तो अगर मैं ये इक्वेशन लिख लूं P इज इक्वल टू एम जी एच बाय टी, तो इसमें मसला आ जाता है कि मैस हमें नहीं दिया, ठीक है, लेकिन क्या है, वाटर है और लीटर्स हमें दिया हुआ है। तो वाटर के केस में क्योंकि डेंसिटी जो है वो 1 होती है, इसलिए 1 लीटर जो है वो 1 केजी के इक्वल होता है। तो 100 लीटर्स अगर हमें दिया हुआ है तो कितना होगा, 100 केजी ही होगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं आगे चीज इसको लेके चलूं तो मैं लिख सकता हूं मैस की जगह 100 केजी, जी की जगह ये, फिर नीचे 100, और टाइम हमें दिया हुआ है 1000 सेकेंड्स। तो पावर आ जाएगी हमारे पास 100 वॉट्स। ठीक है, तो इस पंप की पावर कितनी थी, 100 वॉट्स थी। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि पावर के क्वेश्चंस को किस तरह से डील करना है। बाकी जो पिछली एग्जांपल्स थी वो सारी भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ आपको टाइम दिया हो तो आप इनको इजीली कर सकते हैं। फाइनली आ जाते हैं ग्राफिकल एक्सपेक्ट पे। तो ग्राफिकल एनालिसिस देख लेते हैं थोड़ा सा। ग्राफ्स में स्टूडेंट्स आपके पास आ सकता है, एक आपके पास आ सकता है WT ग्राफ, ठीक है, और एक आ सकता है आपके पास FV ग्राफ मैकेनिकल में। मैकेनिकल पावर के लिए आपके पास दो किस्म के ग्राफ्स आ सकते हैं, WT ग्राफ और FV ग्राफ। अगर WT ग्राफ की बात की हुई हो, ठीक है, तो इसकी जो स्लोप है वो पावर को शो करेगी, क्योंकि स्लोप होती है हमारे पास y बाय x विच इज इक्वल टू पावर। ठीक है, लेकिन अगर FV ग्राफ आया हुआ हो आपके पास तो उसका एरिया अंडर ग्राफ जो है वो आपको शो करेगा पावर, क्योंकि एरिया अंडर ग्राफ होता है x इंटू वाई विच इज इक्वल टू पावर। ठीक है, तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि आपको किस ग्राफ की बात की है, WT ग्राफ की बात की हुई है या FV ग्राफ की बात की हुई है। ठीक है, एक और चीज यहां पे मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि हमने इलेक्ट्रिकल करंट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि पावर जो है, इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल होती है एरिया अंडर ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एंड करंट ग्राफ। ठीक है, सॉरी यहां पर, तो पोटेंशियल और करंट ग्राफ का जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो भी हमें क्या शो करता है, पावर। लेकिन कौन सी पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, तो मैकेनिकल पावर की अगर बात की हो तो वर्क टाइम ग्राफ और FV ग्राफ से हमें पता चलता है, और अगर इलेक्ट्रिकल पावर की बात की हो तो वो हमें VI ग्राफ से पता चलता है। ठीक है, तो आई होप कि ये पावर की सारी चीजें आप लोगों को समझ आ गई होंगी।